दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। ठीक है, उसका नाम आपको सभी को दिख ही रहा है, ट्रांसफार्मर। ये तो आप लोगों ने सभी ने देखा है ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर की क्या खासियत होती है, यह क्या वर्क है, इसका क्या फंक्शन है, एक फिजिक्स का ही जो है कि बंदा इसे समझ सकता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को टीचर समझिए और वैज्ञानिक समझिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि वास्तव में ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। ठीक है, यह बहुत ही जरूरी है, आपके एग्जाम पॉइंट से तो जरूरी है ही, और दैनिक जीवन से भी आपके जरूरी है ट्रांसफार्मर। लेकिन हम इसको डीप पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में इसके आए हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? जैसे आप घर में बोलते हो, यार आज वोल्टेज कम है, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, तो ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी को दोगे तो आपको ट्रांसफार्मर को दोगे। आपके खेतों के ऊपर से या शहर के ऊपर से जो है, बहुत ऊपर से जो है एक तार जाता है, उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। अब वो हाई वोल्टेज तो शहर में आ नहीं सकता, अगर शहर में आ जाए तो कई लोग जो है ऊपर चले जाएंगे, टिकट कट जाएगा। तो लेकिन अब ये ट्रांसफार्मर की ही खास बात है, वह क्या करता, उस उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। 11,000 को 1100, 1100 को 250 वोल्टेज में आपके जो घरों तक पहुंचता है, तो वह ट्रांसफार्मर की ही देन है। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही चल गया ट्रांसफार्मर क्या करता है। निम्न वोल्टेज धारा को उच्च वोल्टेज धारा में, या उच्च वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इससे तो आपको यह पता चल गया यार, ट्रांसफार्मर तो दो प्रकार का होता है। अभी तक तो हमको यही पता था यार, ट्रांसफार्मर इसीलिए होता है, लेकिन ये तो दो प्रकार का होता है। बाबा कौन कौन सा है? पहला क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई को सेट अप बोलते हैं। अप का मतलब बढ़ना, जो निम्न वोल्टेज धारा को उच्च वोल्टेज धारा में बना दे, मतलब लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप। अप का मतलब बढ़ना, अप का मतलब बढ़ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। एक क्या होता है, स्टेप डाउन, उसको क्या बोलेंगे, अपचाई, जो उच्च वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज धारा में क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, उससे हम क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो चलिए, अभी तो बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अपने को तो डीप जाना है। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। आपको मैंने ये पॉइंट तो बता ही दिया है कि यह प्रत्यावर्ती एसी परिपथ, मतलब एसी सर्किट में, ये एसी सर्किट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही डिटेलिंग से बताऊंगा मैं आपको। यह निम्न वोल्टेज धारा को, यह निम्न वोल्टेज धारा मतलब लो वोल्टेज करंट को किसमें करता, उच्च वोल्टेज धारा में, अथवा इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या होगा, उच्च वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज धारा में परिवर्तित करता है। तो ये बेसिक फंडा हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ट्रांसफार्मर क्या होता है, बोलोगे सर ये निम्न वोल्टेज धारा को उच्च वोल्टेज धारा में, या उच्च वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। दूसरा चीज, यार यह कितने प्रकार का होता है, बोलोगे सर ये दो प्रकार का, दो। अब ये दो कौन सा प्रकार है, पहला स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब इंक्रीज होना, डाउन का मतलब डिक्रीज होना, मतलब जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करते हो वो क्या है, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर वो हाई वोल्टेज है उसको क्या कर दे, डाउन कर दे, तो उच्च वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज धारा में परिवर्तित कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, अपचाई, स्टेप डाउन। तो इस बेसिक टर्म्स को समझ जाइए। ठीक है, अब आता है कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अब समझते हुए चलिए। ठीक है, चादर ओढ़ के, अब देखो यहां पर, तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर
पर कार्य करता है, कार्य करता है। अब ये अन्योन्य प्रेरण किसे बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? अब ये अन्योन्य प्रेरण समझ गए तो ट्रांसफार्मर का तुम्हारा आधा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या बचती है। अब अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य का मतलब दूसरा कोई प्रेरण दे। एक तो ये होता है कि अगर मैं बोलूं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आलसी हो, निकम्मे हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा आएगी, वो आएगी कि यार ये कैसे बोला, ये भगवान है, देखना मैं कठिन परिश्रम करूंगा। इसको तो बोलते हैं अंदर वाली प्रेरणा, उसको बोलेंगे स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अन्योन्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बच्चा तुम्हारे स्कूल में टॉपर है, बेसिक समझो कि कोई बच्चा तुम्हारे स्कूल में टॉपर है, अब तुम उसके साथ रहने लगे। जब तुम उसके साथ रहने लगोगे तो आप भी क्या हो जाओगे? आप भी क्या हो जाओगे? धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दोगे। मतलब एक के कारण दूसरे में प्रॉपर्टी आ जाना। मतलब एक टॉपर है, टॉपर के पास जब तुम बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, अर्थात तुमको एक प्रेरणा मिलेगी, जिसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए, ये तो बेसिक वर्ड का मतलब हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। बेसिक टर्म्स को क्लियर करना चाहिए। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अर्थात अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत को मैं और डीप जा करके आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को समझो। यहां दिखाई दे रहा है, यहां। अब देखो यहां, अब देखो बेसिक समझो। ये जैसे कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली है, ठीक है। अब कुंडली को मैंने क्या कर दिया? धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक प्लस है, और ये देखो ये छुटकू क्या है? माइनस है, ठीक, की लगा, ठीक है। अब ये धारा नियंत्रक है, RH है, समझिए RH है, ये धारा नियंत्रक है। इससे हम क्या कर दे रहे हैं? करंट को घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं धारा नियंत्रक से। अब जब मैं करंट को यहां से घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो ये मेन करंट है, मुख्य धारा, मुख्य धारा। अब मैं जब बार बार करंट को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, तो क्या होगा कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, ठीक है। अब इसी के पास मैं एक, ये तो टॉपर है, ये वाली कुंडली अपने क्लास में टॉपर है। अब इसके पास में दूसरी कुंडली लेके आऊंगा, ये देखिए ये दूसरी कुंडली है, ठीक है। समझो, हर बेस को समझोगे, क्योंकि सफलता पानी है तो अपने बेस को क्लियर करना पड़ेगा भैया। एक बार बेस आपका क्लियर हो जाए तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये कुंडली है तो अब यहां पर देखो कि एक इसमें धारा मापी लगा दिया जी। अभी देखिए, पिछले वीडियो में मैंने धारा मापी के बारे में बताया था, धारा मापी। अब धारा मापी को समझो। अब देखिए, इस कुंडली में क्या कोई बैटरी वैटरी जुड़ी है? इस कुंडली में कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी है, इस बात को समझो। देखिए, इसमें सिर्फ क्या लगा है? धारा मापी। अब इसमें तो बैटरी लगी है, जब इसमें बैटरी लगी, इसमें सेल है, तो इसमें विद्युत धारा बहेगी, लेकिन इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। जब इसमें आपकी कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, अन्योन्य प्रेरण को समझा रहा हूं। अन्योन्य प्रेरण जब तक आप नहीं समझोगे, देखिए ये अपने क्लास का टॉपर है, ये छोटकू अपने क्लास का टॉपर नहीं, ये गधा है। अब इसको मैंने इसके पास रख दिया। जब इसमें विद्युत धारा, जब इसमें जो है कि करंट को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब जब चुंबकीय बल रेखाएं इसमें उत्पन्न हो गई, ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं जब इसमें उत्पन्न हो जाएंगी तो ये वाली भी कुंडली, ये वाली भी कुंडली आपका इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ गई है। रटिएगा नहीं तो देखिए इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, समझ जाइए। ये देखिए पहली कुंडली ये टॉपर है,
इसके पास ललन टॉप है, ये ऐसे ही है बस लुल टाइप का, इसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या है कि इसके पास जो है कि कोई भी बैटरी नहीं लगी। जब इसमें बैटरी नहीं लगी है मित्र, इसमें धारा कहां बहेगी? लेकिन समझना, जब मैं इस कुंडली को, दूसरी वाली कुंडली को इसके पास लेकर के गया, तो जब इसके पास लेके गया तो धारा मापी में ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मतलब जो धारा मापी है, इस धारा मापी में हल्का सा विक्षेप आ गया। अबे मैं तो क्या हुआ, टकरा गया। अबे हाँ, धारा मापी में विक्षेप आ गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पता चला कि जब हम किसी प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली लेके जाते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक से जब यहां से खटाखट परिवर्तित करेंगे तो इस कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस कुंडली में भी क्या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। अब देखो, बार बार जब घटाओगे करंट को, बढ़ाओगे तो इसमें गुस्सा आ जाएगा, तो इसका अपोज करने लगेगा ई। अब ये ई जो कहलाता है, इसी को बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, समझ में आया? तो ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा बहेगी, तो जब उसको द्वितीय कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी और ये सेकेंडरी, सेकेंडरी को द्वितीय। जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहेगी तो उसके कारण जब तुम द्वितीय कुंडली को लेकर के आओगे तो उसमें उसके गैल्वेनोमीटर अर्थात उसके धारा मापी में विक्षेप आ जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें भी धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसमें भी धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस बेसिक टर्म्स को आप जान लीजिए, ठीक है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे भैया ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को जानते रहिए आप। अब बेसिक टर्म्स को जानेंगे तभी जाकर के होगा। अब चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को करते हैं। संरचना, संरचना, संरचना में आप देखेंगे बेसिक टर्म्स को क्लियर करिए, ठीक है। संरचना, अब क्या करोगे, नर्म लोहे की चादर ले लोगे। नर्म लोहे की आप क्या ले लोगे, चादर। अब जैसे नर्म लोहे की चादर का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैसे एक नर्म लोहे की चादर हो गई है, ये दूसरी नर्म लोहे की चादर हो गई। इनको ऐसे ऐसे करके पटलित, ऐसे करके क्या होगा, दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो। अब ये देखो कि इसको अगर आप देखोगे तो ये देखिए कि ये ऐसे, ये पहली नर्म लोहे की चादर हो गई, ये दूसरी नर्म लोहे की चादर हो गई। इनको बिल्कुल सटा सटा करके ऐसे, और इनको सटाने के बाद, इनको सटाने के बाद ऐसे है, इनको सटाने के बाद इसके ऊपर तुम कॉपर की क्या लगा दोगे, तार को जो है लपेट दोगे। कॉपर की तार को क्या लपेट दोगे। अब देखो ये उस साइड वाला है सिरा है और ये उस साइड वाले सिरा है। तो देखिए यहां पर जो लपेटा है कॉपर की तार, हमने कॉपर की तार पटलित कुंडली में जो लपेटा हुआ है, मतलब चादर है नर्म लोहे की, उस पे जो हमने लपेटा हुआ है ऐसे ऐसे करके, प्राथमिक कुंडली, जो प्राथमिक कुंडली में हमने लपेटा हुआ है उसको हम बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। और जो ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली में लपेट दिया, इसका मतलब दो भाग हो गए इसके। ये देखिए, ये प्राथमिक कुंडली वाला हो गया और ये क्या हो गया, द्वितीय कुंडली वाला हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को आपको जानना है। अब ये पेपर में तो आएगा नहीं, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक जो है आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करिए। इससे जो क्वेश्चंस बनेगा अभी हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है। सबसे पहले क्रूड लेना है, मेटल्स लेना है, वो अंदर भरा रहता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर को जब आप निकाल के देखोगे पतली पतली प्लेटें होंगी, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब दो पोर्शन ले लेना, एक को ऊपर वाले को प्राथमिक ले लेना और नीचे वाले पटलित को क्या लेना, नीचे वाले को क्या लेना, देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक बार। अब ऐसे कॉपर की वायर तुमने लपेटा है। अब जो ऊपर वाला है उसको तुम प्राथमिक मान लो, जो नीचे वाला है उसको आप क्या मान लो, द्वितीयक मान लो।
तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, जानना है। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला है उसको तुम प्राथमिक कुंडली मान लोगे और द्वितीय कुंडली मान लो। अब नोट करने वाली बात है, गौर फरमाओ, देखो इस डायग्राम में क्या अंतर है। ठीक है, बच्चा यही नहीं समझ रहा, बस ये सोच रहा घेरा। अब देखो ऊपर देखो कितने फेरे हैं, कॉपर की तार को जब मैं लपेट रहा हूं कुंडली में, ये देखो जैसे कि ये कुंडली हो गई, मैली चादर ओढ़ के, देखो ये कुंडली हो गई, इसमें मैंने कॉपर की तार को ऐसे लपेटा है ना, ऐसे ऐसे करके। जब मैं कॉपर की तार को ऐसे ऐसे करके क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करके लपेटूंगा, तो ऊपर वाले को मैंने प्राथमिक कुंडली बोल दिया, नीचे वाले को द्वितीय कुंडली बोले। अब देखो दोनों में देखो, ध्यान से देखना, गौर फरमाना मित्र, आंख फाड़ करके देखना कि फेरों की संख्या क्या समान है दोनों में, नहीं है। देखो यहां पर फेरों की संख्या देखो कम है, 1 2 3 4, और नीचे देखो फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा, देखो 1 2 3 4 5। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या समान नहीं होगी, ये कंसेप्ट है भैया। आपसे वहां पर बोलेगा किसी ट्रांसफार्मर में, क्वेश्चंस को बनाइए, किसी ट्रांसफार्मर में क्या प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है? ए लिख देगा समान, बी लिख देगा असमान, सी लिख देगा दोनों, डी लिख देगा कोई नहीं। तो चार ऑप्शन जब आपके सामने आएगा, मैंने बोला क्या, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है। ए ऑप्शन दिया उसने समान, बी ऑप्शन दिया उसने जो है असमान, तीसरा ऑप्शन दे दिया ए तथा बी दोनों, डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, कभी भी ट्रांसफार्मर की कुंडली में, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या समान नहीं होती है। देखो पहले वाले में क्या है, देखो पहले वाले में देखो प्राथमिक कुंडली में देखो फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में क्या है, ज्यादा है। इसको बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। अभी मैंने बताया था ना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब दोनों में देखो, डायग्राम में देखो, अब प्राथमिक कुंडली में देखो फेरों की संख्या क्या कम है। अब जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में क्या होगा बोलो, इसको एनपी बोलेंगे। द्वितीय कुंडली को हम क्या बोलेंगे, द्वितीय कुंडली को बोलेंगे हम क्या, एनएस। याद रखिए, कभी भी टेंशन ना लीजिए जब मैं हूं। तो देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या देखो कम है, देखो द्वितीय कुंडली में देखो कितना बहुत ही है, इसको क्या बोलेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर। वो पूछेगा, याद रखना इस बात को, एग्जाम में पूछेगा कि स्टेप अप में क्या होगा, स्टेप डाउन में क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां प्राथमिक, अब देखो अपचाई ट्रांसफार्मर में देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, नंबर ऑफ टर्न्स, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। याद रखना इस बात को, यह पेपर में बनेगा, वो ऐसे ऑप्शन में डालेगा। देखा, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर्मर के लिए, ठीक, ए ऑप्शन देगा एनएस ग्रेटर देन एनपी, बी ऑप्शन देगा एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, सी ऑप्शन देगा एनएस बराबर एनपी, डी ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो अब आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये बेसिक टर्म्स को समझिए। देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, देखो उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए फेरों की संख्या किसकी अधिक है, एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में आपको मैंने बता ही दिया था। अब देखो ये फेरे ज्यादा है कि ये फेरे ज्यादा है, अर्थात द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और इसमें कम है। आपको कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, तभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। फटाफट जो है कि आप इसको कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक्स पे, ठीक है। लॉजिक पे स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया हम ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं। पहले तो क्रोड होता है, क्रोड कहां होता है, सेंटर में होता है, यहां माल भरा होता है, उसके ऊपर देखो, ये देखो
ऐसे 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 नरम लोहे की चादर होती है, उसके ऊपर कॉपर के तार को लपेट दे। अब दो भाग हो जाएंगे, एक ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला भाग, एक ट्रांसफार्मर का नीचे वाला भाग। जो ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला भाग होगा उसको तुमने कॉपर की तार जो लपेटी उसको प्राथमिक कुंडली बोल देंगे, और जो नीचे वाली तार है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय कुंडली बोल देंगे। ठीक है। अब लेकिन फेरों की संख्या समान नहीं होगी, फेरों की संख्या दोनों की समान नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है जिसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज हो जाए तो उसको स्टेप अप बोलेंगे, अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन बोलेंगे। मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझ लेना है। अब देखिए, मैली चादर ओढ़ के मैया, अब देखिए इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, क्योंकि अब ये मिटने वाला है। ठीक है, हम अब डीप कंसेप्ट पे जाने वाले हैं। ठीक है, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेगी। अब देखो यहां, अब इसी चीज को मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट देख लिया। माना ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एनएस है। ठीक है, देखिए माना ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। ठीक है, तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। ठीक है, अब ये नई चीज आप लोगों के लिए आ गई भैया कि चुंबकीय फ्लक्स। अब जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा भाई साहब, देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है क्या। ठीक है, जैसे ये कुंडली है, ठीक है, कुंडली है। अब इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इस कुंडली में कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरे। अब देखो एक पोर्शन के लिए लो इसको, देखो एक पोर्शन के लिए लिया, ये क्षेत्रफल है DA, इससे जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से जितनी गुजरेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। मतलब फाई बी इज इक्वल टू चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, बी होगी। बी कहां से गुजर रही, एरिया से, बी इंटू डी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। मतलब कोई भी है तो बेसिक टर्म्स को आप जानते हुए ही चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट बनाना है। अब एरिया है, इससे जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, और अब किससे गुजर रही है, इस एरिया से गुजर रही हैं। इस एरिया से क्या चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। जब इसे चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप कोई हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। अब समझिए इस बात को। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, इस चीज को समझो। ठीक है, अब यहां पर बेसिक को देखना है। अतः फैराडे के नियमानुसार, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। फैराडे के, अब ये फैराडे का नियम क्या है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, फैराडे का नियम समझिए। ये देखिए, ये कुंडली है,
इसको मैंने रियोस्टेट से जोड़ दिया है, ये बैटरी प्लस ये माइनस, ठीक। अब इसमें धारा को मैं जब बढ़ाऊंगा, धारा को, मुख्य धारा को देखिए, मुख्य धारा को जब मैं बढ़ाऊंगा तो घटाऊंगा बढ़ाऊंगा घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित होंगी। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, परिवर्तित। एक एक कंसेप्ट को डीप कर लो भैया, वरना फंस जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। सफलता आपको तभी मिलनी है जब आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो। तो देखिए जब मैं करंट को, मतलब मुख्य धारा को घटा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो रही है, तो इसी से बद्ध है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स अभी बताया, फाइव क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अब जैसे ही मैं मुख्य धारा को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो उत्पन्न क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। अब ई क्या है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी। अरे भैया तुम बार बार घटाओगे, करंट को बढ़ाओगे घटाओगे बढ़ाओगे घटाओगे बढ़ाओगे तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो एक करंट को घटा क्यों रहा बढ़ा क्यों रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि मुख्य धारा का विरोध करता है। जिस प्रकार व्यक्ति जिससे पैदा होता है उसी का विरोध करता है। अर्थात कि माता पिता से व्यक्ति पैदा होता है बच्चा, और बाद में कहता बापू तूने मेरे लिए कुछ ना किया है, अर्थात पिताजी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया हुआ है। तो भैया जिससे पैदा हुए हैं उसी का विरोध कर, उसी को लेंज का नियम बोलते हैं, अर्थात फैराडे का द्वितीय नियम। पहले नियम क्या है, तो जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, सापेक्ष समय के। जैसे समय के रिस्पेक्ट में जब मुख्य धारा को तुम घटाओगे बढ़ाओगे घटाओगे बढ़ाओगे तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ई क्या है, यहां पर देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यहां पर देखिए ई, और यहां पर फेरों की संख्या क्या ले लेते हैं, एन, फेरों की संख्या क्या ले लेते हैं, एन। तो ये बेसिक टर्म्स को आप समझिए कि अर्थात कि जब हम मुख्य धारा को, हाँ वो माइनस तो दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक, माइनस किसे प्रदर्शित करेगा, दिशा को, अपोजिट दिशा है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही है उसके अपोजिट आ रहा है तो ये माइनस प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्लियर कर लेना। अब देखिए कि मैंने क्या किया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो कौन उत्पन्न हो जा रहा है, मुख्य धारा, सॉरी कौन उत्पन्न हो जा रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही है प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो रटिएगा नहीं मित्र, ठीक है। अब देखिए ये RH है, धारा नियंत्रक, रियोस्टेट, धारा को क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कौन उत्पन्न हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये एक टर्म्स है, इसलिए भैया इस बात को समझ जाओ। आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में आप बहुत सारे कंसेप्ट को क्या कर ले रहे हैं, क्लियर कर ले रहे हैं। अब चलिए ये तो बेसिक फंडा मैंने फैराडे का बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिया, अतः फैराडे के नियमानुसार। अब फैराडे के नियमानुसार देखेंगे तो क्या होगा भाई, प्राथमिक कुंडली के लिए देखो, प्राथमिक कुंडली के लिए प्राथमिक कुंडली के लिए क्या होगा भाई, ईपी इज इक्वल टू किसके होगा, एन पी डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ये प्राथमिक कुंडली के लिए होगा। देखिए जो ये प्राथमिक कुंडली है मैंने बताया ना, अभी ये डायग्राम मिटने वाला है, याद रखना। अब ब्रेन में आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रख लें, ब्रेन में आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लें, रख लें। तो अब यहां ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी तरह से क्या करेंगे आप देखिए, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित में, द्वितीय कुंडली
के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब बोले, ईपी सॉरी द्वितीय को सेकेंडरी बोलेंगे, ईएस बराबर क्या होगा बोलो, एनएस डेल्टा फाइव बी अपॉन किसके, डेल्टा टी। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना, समझ लेना। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर आपका क्या, सेकंड, ठीक है। तो अब यहां देखिए, एक्चुअली वीडियो जो मोबाइल से बन रही है तो ज्यादा स्पेस नहीं दे रहे हैं, इसलिए कम जगह है, इसलिए मिटाना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब देखिए ध्यान से, डेल्टा टी, ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, क्या हो जाएगा, देखिए ईएस अपॉन क्या होगा, ईपी, ईएस अपॉन ईपी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एनएस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी अपॉन एनपी डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अरे भैया कुछ नहीं किए हैं, देखो इसको इसमें से भाग दे दिए, ठीक है, तभी फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। डेल्टा फाइव बी कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईएस अपॉन क्या हुआ, ईपी इज इक्वल टू द एनएस अपॉन एनपी। पहला फंडा बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे फंडे होंगे और जिससे न्यूमेरिकल आएगा वो भी होगा, तो हर चीजों को आपको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, यदि ट्रांसफार्मर का प्रतिरोध नगण्य हो, ट्रांसफार्मर का प्रतिरोध नगण्य, अब भैया ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर है तो हो सकता है, ठीक है। तो आदर्श मतलब आइडियल, ठीक है। आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, यहां पर डिमेरिट्स तो हर व्यक्ति की होती, कमियां होती हैं। तो अगर कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, तो अब यहां पर देखिए, अगर कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। अब कुंडली का प्रतिरोध अगर नगण्य है तो क्या होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो ई वोल्टेज के बराबर होगा, अर्थात ईएस बराबर किसके होगा, ईपी के, सॉरी, या ई बराबर किसके होगा, याद रखिए ई बराबर किसके होगा, वी के। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो वोल्टेज की क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन कब होगा, जब अगर कुंडली का प्रतिरोध, मतलब जो कुंडली मैंने बनाया हुआ था, अभी बताया था ना, जो कुंडली मैंने बताया उस कुंडली का प्रतिरोध अर्थात उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। जब बहुत कम होगा तो जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वोल्टेज के हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नया जो फॉर्मूला बनेगा उसको देखिए, जो नया फॉर्मूला आपका बनने वाला है इस टर्म्स में देखिए कि जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू किसके भैया, एनएस अपॉन किसके है, एनपी के, तो इज इक्वल क्या होगा बोलो। अब ईएस देखो, ई बराबर किसके, वी के, ई बराबर वी के, इसका मतलब ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू द वीएस अपॉन वीपी के इज इक्वल टू द वीएस अपॉन वीपी के इज इक्वल टू द एनएस अपॉन एनपी के, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ये भी बन गया, याद रखिए ये सारे फॉर्मूले बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भैया हम आपको बता रहे हैं लॉजिक को। अब पावर,
अगला कंसेप्ट अब इसमें आने वाला है पावर का। अब पावर का क्या आएगा समझे, देखिए अब देख वीडियो को स्किप करेंगे तो कांड हो जाएगा भैया। देखिए VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पावर, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट पावर। अगर आपको पावर चाहिए तो V इंटू आई कर देंगे बराबर P क्या गया। देखिए VIP से याद कर लेना आप, VIP का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझो VIP का मतलब क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पावर, अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट पावर। V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट मतलब धारा, और P क्या है पावर, पावर का मतलब क्या शक्ति, पावर का मतलब क्या होता है शक्ति। तो इस चीज को आपको समझने का क्या करना है मित्र, प्रयास करना। तो देखिए अब समझिए कि क्या कंसेप्ट होना चाहिए। यदि प्रतिरोध नगण्य हो, नगण्य का मतलब कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध क्या है भैया, नगण्य है। नगण्य का मतलब लेस है, बहुत कम, इतना कम है कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो यदि प्रतिरोध हमारा क्या है नगण्य है, तो अब क्या हो जाएगा समझो, प्रतिरोध अगर हमारा नगण्य है तो अब क्या होगा, बेसिक टर्म्स को जानना है। तो क्या होगा, प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति, द्वितीयक कुंडली शक्ति। समझ में दिखाई दे रहा है बेटा, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो अब यहां पर देखो प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या होगा, द्वितीय कुंडली की क्या शक्ति। तो अब यहां पर देखिए क्या प्राथमिक कुंडली की शक्ति क्या बोलो, VP इंटू IP बराबर किसके, VS इंटू IS। ये देखिए ठीक, VP इंटू IP इज इक्वल टू द VS इंटू IS। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना। अभी और भी कंसेप्ट हैं, वीडियो में जाना मत, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बाकी हैं इसके लॉजिक्स को। इसका मतलब अगर प्रतिरोध नगण्य है तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर किसके होगी, द्वितीय कुंडली के शक्ति के। तो याद रखना प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होगी वो बराबर होगी किसकी, द्वितीय कुंडली के शक्ति के। तो अब आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि कंसेप्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन में वो पॉइंट्स आएंगे अभी, ठीक है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो बेसिक टर्म्स को देख लो, ले लो जल्दी जल्दी लो भैया। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट को देख लेना है। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला आ गया है, देखिए ये वाला फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए क्या दिया बोलो, ES अपॉन EP इज इक्वल टू द VS अपॉन VP इज इक्वल टू द, ठीक है। अब यहां पर देखिए NS अपॉन किसके, NP के इज इक्वल टू ले लो R, इज इक्वल टू क्या ले लो आप, R। अब R क्या है देखिए, वेयर मतलब जहां R, ये मतलब जो ये R है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हिंदी में बोले तो परिणमन अनुपात है। देखिए
अब नोट का पॉइंट देखिए, यहां पर इस नोट का पॉइंट देखिए, आर की वैल्यू बड़ी है 1 से, आर की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो इसको बोलेंगे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद रखिए नोट का मतलब क्या है कि ये एग्जाम में आता है, अगर परिणमन अनुपात अर्थात फेरों की संख्या एनएस की फेरों की संख्या अधिक होगी एनपी से, तभी तो एक आएगा। दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाओ। अब भैया ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला कम होगा, तभी तो एक से अधिक आएगा। समझ में आएगा नहीं है? तो अगर दूसरा केस ए हो गया, बी आर इज लेस देन 1, आर का मान 1 से कम है, मतलब जो परिणाम कोई भी अनुपात ले लो, चाहे ये अनुपात ले लो, चाहे ये अनुपात ले लो, चाहे ये अनुपात ले लो, पेपर में बोलेगा वो तो या तो ये देगा और बोलेगा कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो वोल्टेज देगा कहेगा कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो आपका जो है एनएस अपॉन एनपी का रेशियो दे देगा, बोलेगा कौन सा ट्रांसफार्मर है। अगर आर की वैल्यू 1 से अधिक आई तो वो ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर वो 1 से कम आई तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर। तो वो क्वेश्चंस को कैसे घुमाएगा। अब जो इसको वीडियो को स्किप कर दे वो कांड हो जाएगा भाई साहब। देखो कितना इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। अब यहां पर देखो इसको क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये बेसिक कंसेप्ट को आप सीख लीजिए, ठीक है। अब ये बेसिक कंसेप्ट समझना। अभी एक फॉर्मूला और तगड़ा देता हूं, मौज ले लो, ठीक है। एक फॉर्मूला भी और तगड़ा मिल जाएगा। अब इधर देखो जरा, तो ये जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी लो इसको, ठीक है। तुमसे नजरें क्या मिली, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। देखो अब वी इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, इसका मतलब वीएस अपॉन क्या, वीपी। देखो वीपी कहां गया, देखो वीपी कहां गया, इधर आया। आईएस कहां जाएगा, इधर आएगा। तो बराबर क्या होगा बोलो, आईपी अपॉन किसके, आईएस के। अब एक फॉर्मूला ये है, तो इसका मतलब वीएस अपॉन वीपी की जगह पे हम आईपी अपॉन आईएस भी रख सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला जो हमारा बना, ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू द वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू द, अब उल्टा हो जाएगा, आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू द एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू द 1। अब एक मामला फंस गया यहां पर, सारे देखो सेकेंडरी द्वितीय कुंडली के ऊपर ऊपर है, लेकिन देखो ऊपर उल्टा हो गया। करंट के लिए प्राथमिक कुंडली हो गई, करंट के लिए प्राथमिक कुंडली की विद्युत धारा के लिए हो गया। तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो इस बात को क्लियर कर लेना भैया, ठीक है। वो क्वेश्चंस बनाएगा। अब आप कोई भी बुक उठाओगे तो क्वेश्चन को इसके सॉल्व कर दोगे। अब आगे चलते हैं, आगे बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ये भी आप फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की जो दक्षता आएगी उसको देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल किसे होगा, देखिए द्वितीय कुंडली में शक्ति, द्वितीय कुंडली में शक्ति शक्ति बटे प्राथमिक कुंडली में शक्ति, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल, द्वितीय कुंडली में शक्ति क्या है, देखिए यहां पर द्वितीय कुंडली में शक्ति क्या है, वीएस इंटू आईएस है,
मैंने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पावर। V इंटू आई बराबर शक्ति के, पावर मतलब शक्ति के। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बोलो, Vs इंटू आई एस अपॉन Vp इंटू Ip। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जब अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी का सूत्र लगाना होगा, आपको वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, और आपको वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल और वोल्टेज करंट इन द प्राइमरी कॉइल ये दिया होगा, तो आप दक्षता तुरंत झट से क्या कर लोगे, आप निकाल लोगे। क्योंकि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा, और ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, और ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में क्या बेटा बोलो, करंट मतलब विद्युत धारा। अब अगर Vs ना दिया हो, EP दिया हो, तो EP दिया हो तो यहां पर क्या लग सकते हो, देखो ये देखो, ES इंटू आई एस अपॉन EP इंटू IP, लो जी, तब भी निकल आना है। तो ये अब बराबर हैं, ये बराबर है, तो इसलिए ये लॉजिक्स आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो इसलिए बेसिक टर्म्स को आप सीख लीजिए मित्र। तो अब उसके बाद क्या आता है कि इनका जो अनुपात आएगा, इनका जो अनुपात आएगा वह लेस देन 1 होगा, एक से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती है। ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी, मतलब इफिशियंसी जो होगा, वो 100% नहीं होगा। इसलिए इसका मान सदैव क्या होगा, इनका अनुपात हमेशा क्या होगा, 1 से कम आएगा। ठीक, 1 आ गया तो वो 100% हो जाएगा। इसलिए द्वितीय कुंडली में जो शक्ति है अपॉन द्वितीय कुंडली में जो शक्ति है, इनका जो अनुपात होगा सदैव 1 से क्या आएगा, कम आएगा। अगर सदैव 1 से अधिक तो आने का पॉसिबल है ही नहीं, 1 से कम आएगा। ठीक है, 1 से कम आएगा, 1 भी नहीं आएगा। 1 आए तो इसका मतलब 100% दक्षता, और किसी ट्रांसफार्मर की वो है नहीं। इसलिए सदैव दक्षता की जो परसेंटेज आएगा वो 100% होगा नहीं, इसलिए सदैव 1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो मित्र इस चीज को आप समझिए और कोशिश करिए इसे देखने का। अब अगला टॉपिक जो भी हम चलेंगे इंपॉर्टेंट, अगला टॉपिक हमारा मीटर सेतु होगा। तो आप इस चीज को, मीटर ब्रिज जिसे बोलते हैं, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।